हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। के बारे में जानता हो? उसने पूछा। केवल संत सम्राट को ही पता होना चाहिए था, और जैसा कि आपने कहा वो अब मर चुका है, लॉर्ड ग्लेन ने आह भरते हुए कहा। तो वास्तव में उस जगह को खोजने का कोई रास्ता नहीं है? दक्ष ने पूछा। उसे रक्त ड्रैगन सम्राट का सामना करने की चिंता महसूस हो रही थी। अगर उसे उसका शरीर मिल जाता तो वह उसे नष्ट करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र दूसरा विकल्प रक्त ड्रैगन सम्राट को वश में करना था, जिससे उसे एक भयावह शक्तिशाली जानवर मिल जाता। यह सही है, जानकारी प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं है। जो लोग इसके बारे में जानते थे वे बहुत पहले ही चले गए हैं। अगर उस जगह को खोजने का कोई और तरीका है तो वह आपके पास है, डायरी या कोई और विरासत की वस्तु जो उसने आपको दी थी। अगर वह नहीं है तो कोई और तरीका नहीं है, लॉर्ड ग्लेन ने जवाब दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि यह असंभव था। बिना कोई टिप्पणी किए दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और डायरी में पढ़ी गई हर चीज को देखने की कोशिश की, ताकि पता चल सके कि उसमें कोई सुराग तो नहीं है जो शायद उससे छूट गया हो। लेकिन उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला। वहां कोई भी जानकारी नहीं थी। ये ठीक है, अपना सिर मत दुखाओ। किसी भी मामले में भले ही हमें पता चल जाए कि शरीर कहाँ था, हम रक्त ड्रैगन सम्राट की आत्मा से पहले उस तक नहीं पहुंच सकते। बस उसके आने की तैयारी करो। जहां तक तुम्हारी स्वर्गीय शपथ का सवाल है, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है, लॉर्ड ग्लेन ने दक्ष की दुर्दशा को समझते हुए सुझाव दिया। किस रास्ते से? दक्ष ने अपनी आंखें खोलते हुए पूछा। तुम्हें सम्राटों की हत्या करनी होगी। उनकी हत्या? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। मेरे पास एक ऐसा कौशल है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट करने में मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें महारत हासिल करें। उसके बाद हम आपकी स्वर्गीय शपथ को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए रक्त ड्रैगन सम्राट का उपयोग कर सकते हैं। ये वास्तव में बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा जोखिम भरा है। मैं जोखिम के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इसके बारे में और बताओ। लॉर्ड ग्लेन ने गहरी सांस ली और वह योजना समझाना शुरू किया जो वो बना सकते थे। योजना सरल है, तुम कुछ नहीं करोगे। रक्त ड्रैगन सम्राट को वापस आने दो। रक्त ड्रैगन सम्राट निश्चित रूप से चारों सम्राटों पर हमला करेगा, लेकिन सम्राट बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। मुझे नहीं लगता कि रक्त ड्रैगन सम्राट उन्हें एक हमले में मार देगा, उसने कहा। तो यहीं पर आपकी भूमिका आती है। चारों सम्राट युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए होंगे। मुझे यकीन है कि युद्ध के बीच में आपको स्थिति का लाभ उठाने के कुछ अवसर मिलेंगे। बस उनके पास जाओ, उन्हें मार डालो और गायब हो जाओ। आपको ये सभी चार सम्राटों के साथ करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप रक्त ड्रैगन सम्राट द्वारा पकड़े न जाएं। इस तरह आप रक्त ड्रैगन सम्राट की नाक के नीचे से चार सम्राटों को मार सकते हैं। अपनी स्वर्गीय शपथ पूरी करने के बाद हम दोनों अमर दुनिया छोड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? लॉर्ड ग्लेन ने योजना का वर्णन करते हुए पूछा। ये वास्तव में एक अच्छी योजना लगती है। ब्लड ड्रैगन सम्राट से लड़ने के बजाय ये हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग करने के बारे में है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि इसमें एक समस्या है, लॉर्ड ग्लेन ने बताया। क्या समस्या है? दक्ष ने पूछा। मेरे पास जो शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन कौशल है वो मुझे बहुत पहले एक महान वरिष्ठ ने दिया था। मैं भी 100 साल बाद ही इस कौशल में महारत हासिल कर पाया था। दूसरी ओर आपके पास इस कौशल को सीखने के लिए शायद ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन ही हो, लॉर्ड ग्लेन ने समझाया। यह कोई आसान काम नहीं है। वास्तव में ये लगभग असंभव है। स्नेक सम्राट ने अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए दक्ष की ओर देखा। चूंकि दक्ष ने उसे चुप रहने के लिए कहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। यह आदमी वास्तव में दक्ष को एक छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन स्किल सिखाने की बात कर रहा था, और इतना सब कुछ करने के बाद उसे लगा कि यह उसके लिए कठिन होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आपको उस कौशल के बारे में चिंता करने की जरूरत है।
मेरे पास पहले से ही ऐसा एक कौशल है, दक्ष ने सीधे लॉर्ड ग्लेन से कहा। क्या तुम जानते हो, मैं तेज गति के कौशल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक शाब्दिक अंतरिक्ष कौशल की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि वे कितने दुर्लभ हैं? लॉर्ड ग्लेन ने अविश्वास में अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। इस युवा लड़के के पास ऐसा कौशल हो ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यहाँ तक कि सेंट किन के पास भी यह कौशल नहीं था। दक्ष ने बियर की बोतल दोबारा उठाई तो वह खाली थी। क्या आपके पास और कुछ नहीं है? उन्होंने लॉर्ड ग्लेन से पूछा, जो विषय से पूरी तरह हटकर था। लॉर्ड ग्लेन ने आलस से कहा, अलमारी में और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे ही उसने ये कहा, उसने देखा कि दक्ष गायब हो गया है। उसे यकीन था कि दक्ष ने कोई हरकत नहीं की है, वह वास्तव में गायब हो गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। तुम सही हो, मुझे कुछ मिल गए हैं। पीछे से आती हुई एक आवाज उसके कानों में पड़ी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि दक्ष पीछे खड़ा था और उसके हाथ में एक अलग बोतल थी। क्या तुमने अभी? चौंक कर लॉर्ड ग्लेन ने सवाल पूछते हुए हकलाया। मैंने क्या किया? दक्ष ने हंसते हुए पूछा, लेकिन इस बार वह अलमारी के पास खड़ा नहीं था। इसके बजाय वह अपनी सीट पर वापस बैठा था। वह एक बार फिर टेलीपोर्ट हो गया था। क्या ये वास्तव में टेलीपोर्टेशन था? लॉर्ड ग्लेन ने अचंभित होकर पूछा। तुम क्या सोचते हो? दक्ष ने नई बोतल से एक घूंट लेते हुए पूछा। तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? कमाल है। तुम्हें ये हुनर किसने सिखाया? लॉर्ड ग्लेन ने उत्साह में दक्ष का हाथ थामते हुए पूछा। क्या यह उसी सीनियर का काम था जिसने मुझे सिखाया था? ऐसा नहीं हो सकता। वह अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है? क्या तुमने इसे सेंट किन की विरासत से सीखा है? हाँ, आप दोनों मामलों में गलत है। मेरे दाहिने हाथ के आदमी ने बिना किसी मदद के खुद ही इस कौशल को समझ लिया था। वास्तव में उसने 18 साल की उम्र से पहले ही इसे सीख लिया था, और आपको उस कौशल का घटिया संस्करण सीखने में हजारों साल लग गए। आपको अपनी समझ पर काम करने की जरूरत है, स्नैक मोनार्क ने लॉर्ड ग्लेन से कहा, जो अब और अपना मुंह बंद नहीं रख पा रहा था। स्वयं सीखा हुआ कौशल? सचमुच? आपके पास अवश्य ही कोई मैनुअल या संदर्भ रहा होगा। आप बिना किसी सहायता के इसे कैसे सीख सकते हैं? लॉर्ड ग्लेन ने पूछा। वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी सहायता के इस कौशल को कैसे सीख सकता है। वास्तव में यह इतना कठिन नहीं है। जब तक आपको इस क्षेत्र के बारे में अच्छी समझ है, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। दक्ष ने भी बोलना शुरू किया जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी और कोई भी यह कर सकता है, बशर्ते कि वह व्यक्ति पर्याप्त प्रतिभाशाली हो। वो यह नहीं कह सकता था कि उसने कौशल में निपुणता प्राप्त करने के बाद कानून के ओब से पुरस्कार के रूप में ये कौशल सीखा था। तो तुमने वास्तव में खुद ही यह हुनर सीखा है। यह आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि संत सम्राट ने वास्तव में अपने लिए एक आदर्श उत्तराधिकारी चुना है ना? लॉर्ड ग्लेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर ऐसा है तो आप निश्चित रूप से योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। कौशल सीखना सबसे कठिन काम था। चूंकि आप पहले से ही इसे सीख चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता है। बस इस युद्ध के समय मौजूद रहें और अवसर को न चूकें। चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में उस युद्ध को नहीं छोड़ूंगा। मैं 100 साल बाद मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी स्वर्गीय शपथ भी पूरी नहीं कर सका। दक्ष ने सहमति जताई। यदि आपको आवश्यकता होगी तो मैं भी आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगा, लॉर्ड ग्लेन ने कहा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे वहां अकेले रहना बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन अगर मैं आपके साथ रहूं तो परेशानी होगी। मैं अकेले ज्यादा बेहतर तरीके से छिप सकता हूं, दक्ष ने सुझाव को अस्वीकार करते हुए कहा। वह अकेला रहना चाहता था ताकि वह अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सके और अपने तरीके से काम कर सके। उसके पीछे किसी का होना हमेशा उसके लिए मुश्किल होता था, क्योंकि इससे उसका ध्यान भटकता था। यही कारण था कि वह ज्यादातर लड़ाइयां अकेले ही लड़ता था। लेकिन कोई परंतु नहीं, मैं अकेले बेहतर काम करता हूँ। आप पहले से ही जानते हैं कि मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, इसलिए आपको मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों की हत्या करना भी जानता हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने जोर देकर कहा।
और अपनी बात से पीछे हटने से इनकार कर दिया। पहले तो वो 4 सम्राटों को मारने के लिए लॉर्ड ग्लेन की मदद लेना चाहता था, लेकिन अब वो ब्लड ड्रैगन सम्राट की मदद ले सकता था। उसे लॉर्ड ग्लेन से मदद मांगने की जरूरत नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रक्त ड्रैगन सम्राट के प्रकट होने के साथ ही चीजें पूरी तरह से ठीक हो गई। जल्दबाजी मत करो, मुझे यकीन है कि तुम सोचते हो कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, लॉर्ड ग्लेन ने दक्ष को चेतावनी दी। मैं अति आत्मविश्वासी नहीं हूँ, ये गतिशीलता के बारे में है। मेरे लिए अकेले काम करना बेहतर है, लेकिन मुझे ये जानकारी और योजना देने के लिए आपको वास्तव में धन्यवाद देना चाहिए। ये वास्तव में काम आएगा। दक्ष ने खाली बियर की बोतल मेज पर रखने के बाद खड़े होने से पहले अपना धन्यवाद व्यक्त किया। मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अन्य कामों के लिए देर हो रही है जिनकी मैंने योजना बनाई है। एक बार फिर हर चीज के लिए धन्यवाद, उसने गायब होने से पहले लॉर्ड ग्लेन से कहा। दक्ष झोपड़ी के बाहर टेलीपोर्ट हो गया और शहर की ओर वापस जाने लगा। लॉर्ड ग्लेन कुर्सी पर बैठे रहे, कुछ विचारों में खोए हुए। तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम अभी भी थोड़े अपरिपक्व हो। तुम नहीं जानते कि तुम किससे निपट रहे हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यदि तुम मर गए तो संत सम्राट जुवानवु के अंतिम अवशेष भी मर जाएंगे। ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, उसने आह भरते हुए कहा। तुमने उसे मना क्यों किया? वो एक अच्छा बैकअप होगा। NOWELL-BJN.C हाँ, वो एक अच्छा बैकअप हो सकता था, लेकिन किसके खिलाफ? क्या आपको लगता है कि वह रक्त ड्रैगन सम्राट को रोक सकता था? हम वहाँ किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं। हमारा एकमात्र मिशन सही अवसर मिलने पर 4 सम्राटों की हत्या करना है। इस आदमी को वहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। वह हत्या में मेरी मदद नहीं कर सकता। स्वर्गीय शपथ का ख्याल रखने के लिए मुझे खुद सम्राटों को मारना होगा, और उसके बाद यह एक तेज भागने का रास्ता होगा। क्या आपको उस आदमी को हमारे साथ ले जाने का कोई उद्देश्य नजर आता है? दक्ष और स्नैक मोनार्क रॉयल सिटी की ओर वापस जा रहे थे। लॉर्ड ग्लेन से प्रेरित होकर दक्ष भी अपनी आत्मा तलवार पर खड़ा था, जो हवा में उड़ रही थी। उन दोनों ने उस जगह के अंदर जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करना नहीं भूला। अब जब आपने इस तरह से इसका उल्लेख किया है, तो मुझे अंतिम योजना में उस आदमी को छोड़ने में कुछ समझदारी दिखाई दे रही है। लेकिन हम अभी भी पश्चिमी सम्राट के खजाने से सामान चुराने में उसकी मदद कर सकते थे, है ना? सांप सम्राट ने पूछा। हम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते थे। क्या आपको वाकई लगता है कि वो कुछ चुरा सकता है? अगर हम किसी तरह उसे सहमत भी कर ले, तो भी कुछ ही सेकंड में उसका पता चल जाएगा, दक्ष ने समझाया। जैसा कि मैंने कहा, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद ही काम करना ज्यादा बेहतर है। दक्ष देर रात को फिर से शाही शहर पहुंच गया। रॉयल पैलेस की ओर जाने के बजाय वो उस होटल में चला गया जिसका सुझाव राजकुमारी मिमी ने उसे दिया था। होटल में प्रवेश करके वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया। नमस्कार, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हम यहाँ नृत्य देखने आए हैं। अपनी सबसे सुंदर महिलाओं को साथ लेकर आओ, सांप सम्राट ने दक्ष के पीछे छिपते हुए कहा। माफ कीजिए, हमारे यहाँ ये सेवा उपलब्ध नहीं है, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, ये सोचकर कि दक्ष ने ही यह सवाल पूछा था। तो फिर तुमने ये क्यों पूछा कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? क्या ये होटल नहीं है? बेशक, ये सम्राट यहाँ एक कमरे के लिए आएगा, सांप सम्राट ने उत्तर दिया। आह, मुझे माफ करे, आप कौन सा कमरा ढूंढ रहे हैं? आपका बजट क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक पूछा। कृपया मेरे असभ्य छोटे दोस्त को माफ कर दें, दक्ष ने विषय पर वापस आने से पहले माफी मांगी। हमें सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कमरा दे दीजिए, बस इतना ही काफी है। कोई भी अच्छा कमरा ठीक रहेगा। हमारे पास एक व्यक्ति के कमरे में 3 तरह के कमरे हैं। एक महंगा कमरा जिसकी कीमत 10 वेस्टर्न कॉइन है, दूसरा थोड़ा कम महंगा कमरा जिसकी कीमत 4 वेस्टर्न कॉइन है, और एक औसत कमरा जिसकी कीमत 1 वेस्टर्न कॉइन है। आपको कौन सा कमरा पसंद आएगा? रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा। इससे मुझे कौन सा कमरा मिलेगा? दक्ष ने मेज पर एक वस्तु रखते हुए पूछा। ये, आप कोई भी कमरा ले सकते हैं, भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक कहा।
ये समझते हुए कि इस टोकन का क्या मतलब है। तो फिर हम महंगा वाला ले लेंगे, दक्ष ने टोकन वापस लेते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने एक आदमी को बुलाया जो दक्ष को उसके कमरे तक ले जाए। जल्द ही दक्ष अपने कमरे के अंदर बैठा था, जहां से उसे खिड़की से विशाल शाही महल का सीधा नजारा दिखाई दे रहा था। क्या अब तुम चोरी करने जा रहे हो? सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा, जिसने अपने कपड़े बदलकर काले कपड़े पहन लिए थे। अगर अभी नहीं तो फिर कब? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब दक्ष आधी रात को डकैती की तैयारी कर रहा था तो वह अकेला नहीं था। एक और व्यक्ति था जो पश्चिमी सम्राट को लूटने की योजना बना रहा था। जहां तक उस व्यक्ति की बात है, वो कोई और नहीं बल्कि अमर दुनिया का सबसे अच्छा चोर था, जिसने पहले भी एक सम्राट को लूटा था। वो लगभग हर देश में सर्वाधिक वांछित था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा था कि वह कैसा दिखता था। काले कपड़े पहने एक आदमी शाही महल के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। अब चीजों को फिर से मसालेदार बनाने का समय आ गया है, उन्होंने बड़बड़ाते हुए महल की ओर चलना शुरू किया। ठीक जब दक्ष पश्चिमी सम्राट के खजाने से अपनी जरूरत की वस्तु चुराने के बारे में सोच रहा था, अमर दुनिया का सबसे बड़ा चोर भी यही सोच रहा था। उन्हें ग्लेस के नाम से जाना जाता था, कम से कम दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती थी। कोई भी उनका असली नाम नहीं जानता था। उन्हें नहीं पता था कि वह कैसे दिखते थे या कहाँ रहते थे। वो वही व्यक्ति था जिसने उत्तरी दूतों से झूठ पकड़ने वाली कलाकृति चुरा ली थी, जो उन्हें उत्तरी सम्राट द्वारा दी गई थी, ताकि दूत ये जांच सके कि क्या वास्तव में कोई स्वर्गीय दानव प्राणी नश्वर संसार में प्रकट हुआ है। ग्लेज अंततः एक छाया में बदलकर गायब हो जाने से पहले रॉयल पैलेस की ओर चला गया। दक्ष ने स्नैक सम्राट को होटल से निकलने से पहले आधी रात को खिड़की से वापस भेज दिया। वह भी पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए था। होटल से बाहर निकलते समय उसने छाया परिवर्तन का प्रयोग किया, जो चोर द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल जैसा ही प्रतीत हुआ। वह भी गायब हो गया। दक्ष शाही महल के पास दिखाई दिया, जो अभी भी शाही गार्डों से काफी दूर था। उसने रॉयल पैलेस की ओर देखा, जो अंधेरी रात में भी चमक रहा था। वह एक बार फिर गायब हो गया, लेकिन इस बार सीधे रॉयल पैलेस के अंदर दिखाई देने के लिए, क्योंकि उसने रॉयल पैलेस के अंदर दिखाई देने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था। चूंकि वह केवल उन्हीं स्थानों पर प्रकट हो सकता था जिन्हें उसने पहले देखा था, इसलिए वह उस दालान में प्रकट हुआ जहां से मिमी उसे अपने कमरे में ले गई थी। यह वो स्थान भी था जहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। यहाँ से ये बहुत आसान होना चाहिए, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसने खुद को अदृश्य बनाने के लिए छाया परिवर्तन का उपयोग करने के बाद खजाने की दिशा में चलना शुरू कर दिया था। अदृश्य होने के बाद वह खजाने की दिशा में चलने लगा। बिना किसी चिंता के वह पहरेदारों के ठीक सामने से चला गया। पहरेदार न तो उसे देख पाए और न ही उसकी आभा को भांप पाए। वह आसानी से उनके आगे निकल गया। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत आसान था। कुछ ही मिनटों में वह खजाने के पास खड़ा था, लेकिन यहीं से उनकी परेशानी शुरू हुई। वह गार्डों से घिरे गलियारे को देख पा रहा था, जिनमें से ज्यादातर खजाने के ठीक सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें निकाले बिना अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन वो खजाने के अंदर टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पहले कभी अंदर नहीं गया था। थोड़ा सोचने के बाद उसने एक छोटी सी चाल चलने का फैसला किया। वो उन सभी पर एक भ्रम का प्रयोग करके अपनी बात मनवाना चाहता था। एक गहरी सांस लेते हुए वो भ्रम के नियम का उपयोग करने ही वाला था कि सम्राट स्वयं सभी रक्षकों के सामने प्रकट हो जाए और उन्हें रास्ते से हटा दे। उसकी आंखें रहस्यमयी रोशनी में चमकने लगी। सब कुछ तैयार था और वह भ्रम का उपयोग करने के लिए तैयार था जब वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसने हवा में कुछ अजीब गंध महसूस की। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अकेला व्यक्ति था जो इसे सूंघ रहा था। बाकी सभी गार्ड भी यही सूंघ रहे थे। हालांकि दक्ष के विपरीत वे इसे सूंघने के बाद स्थिर नहीं रह सके। वे बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। जहर, दक्ष ने आश्चर्य से सोचा। इस जगह के सभी पहरेदार नीचे गिर गए थे। ऐसा लग रहा था कि यह निस्संदेह जहर का काम था। वो एक गार्ड के करीब गया और देखने की कोशिश की कि क्या वह मर चुका है।
उसने फिर भी अपनी छाया का रूप नहीं हटाया क्योंकि यह स्पष्ट था कि यहाँ एक घुसपैठिया था। दक्ष नहीं चाहता था कि उसे देखा जाए। जैसे ही उसने गार्ड की हिम्मत जांची, उसने सिर हिला दिया। वे अभी भी जीवित हैं, उन्हें सुलाने के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसने सोचा, सब कुछ समझते हुए। जहां तक उस पर कोई असर न होने का सवाल है, तो इसका कारण ये था कि उसे सभी प्रकार के जहरों से प्रतिरक्षा प्राप्त थी, और इसमें वे जहर भी शामिल थे जो लोगों को सुला देते थे। ये स्पष्ट रूप से किसी दुश्मन का काम नहीं था क्योंकि गार्ड जीवित बचे थे। इससे केवल एक ही संभावना बचती है, कोई और भी यहाँ खजाना लूटने आया है, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ छिपा है? उसने चारों ओर नजर घुमाते हुए सोचा। अंत में उसने उस व्यक्ति को खोजने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया। सौभाग्य से उसे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं प्रकट हुआ था। जब ग्लेज ने सभी गार्डों को सुला दिया तो उसने छिपना बंद कर दिया क्योंकि वह नहीं जानता था कि दक्ष भी वहां है। दक्ष ने ग्लेज को तिजोरी की ओर बढ़ते हुए देखा। ग्लेज खजाने के सामने रुके और अपनी जेब से एक अजीब सी चाबी निकाली। हालांकि उसने चाबी को ताले में नहीं डाला, इसके बजाय उसने बस ये सुनिश्चित किया कि चाबी ताले को छू जाए। जैसे ही चाबी ने ताले को छुआ, उसने एक अलग चाबी का रूप लेना शुरू कर दिया। जल्द ही चाबी एक अलग चाबी की तरह दिखने लगी। अब जाकर ग्लेज ने चाबी को ताले के अंदर डाला और ताला खोला। एक चाबी जो आकार बदलकर किसी भी चीज को खोल सकती है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसे चाबी पसंद आई और उसका मानना था कि यह अपने आप में एक अनमोल खजाना है और कुछ स्थितियों में ये बहुत काम आ सकती है। किसी भी मामले में इससे उसे मदद मिली थी। दरवाजे खोलकर ग्लेज ने दक्ष को ट्रेजरी के अंदर सीधे प्रवेश दिया। ग्लेज के ठीक पीछे दक्ष भी खजाने के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही दक्ष खजाने में दाखिल हुआ, वह ये देखकर हैरान रह गया कि यह कितना बड़ा था। पहले उसने सोचा था कि मिमी का कमरा बड़ा था, लेकिन यह अपने आप में एक अलग ही स्तर का था। इस खजाने की दीवारें सोने से ढकी हुई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सिर्फ पेंट है या असली सोना। खजाने की बात करें तो सोने के सिक्के और कलाकृतियां जहां तक नजर जाती थी, वहां तक फैली हुई थी। वो चोर को अनदेखा करते हुए उस वस्तु की तलाश में चल पड़ा जिसे वह ढूंढ रहा था। उसे वैसे भी खजाने या पैसे की जरूरत नहीं थी, उसे बस वही चाहिए था जिसके लिए वो यहाँ आया था। जहां तक पैसे की बात है, ग्लेज सब कुछ ले सकता था। अजीब बात यह है कि ग्लेज ने भी कोई पैसा या खजाना नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि वह भी कुछ ढूंढ रहा था। दोनों ने इस विशाल खजाने में कुछ ऐसा खोजने की कोशिश की जो अपने आप में एक छोटे शहर जितना बड़ा लग रहा था। वहां इतनी सारी चीजें थी कि जो वे ढूंढ रहे थे उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। वो यही है, दक्ष ने सोचा जब उसने देखा कि वह क्या ढूंढ रहा था। उसी समय ग्लेज ने भी कहा, मिल गया। दरअसल वे दोनों एक ही दिशा में देख रहे थे। दरअसल वे एक ही चीज को देख रहे थे। दक्ष और ग्लेज दोनों ने एक ही वस्तु को देखा और उसकी ओर चल पड़े। दुर्भाग्य से ग्लेज उसके करीब था, उसके लिए यह आसान था। ये दक्ष की तुलना में उसके ज्यादा करीब था। वास्तव में ये सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर था। नोव एल बी जे एन एन। आगे बढ़कर वह उस वस्तु को उठाने के लिए नीचे झुका। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह उसे उठा पाता, उसने देखा कि वह वस्तु गायब हो गई। क्या बकवास है, ग्लेज ने चौंक कर कहा। जब उसकी उंगलियां इस चीज से कुछ इंच की दूरी पर थी, तो ये गायब हो गई। ये कैसे संभव था? वह इसे समझ नहीं पाया। वह नहीं जानता था कि दक्ष अभी अभी उसके पास टेलीपोर्ट हुआ था और इस विचार को छूने के बाद उसने इसे अपनी नाक के ठीक नीचे अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। ग्लेज सोच रहा था कि क्या हो रहा है, तभी उसे कुछ समझ में आया जब उसने अपने पास कदमों की आहट देखी। यहाँ कौन है? अपने आप को दिखाओ, ग्लेज चिल्लाया। माफ करना, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, एक भारी आवाज ग्लेज के कानों में पड़ी। टिप्पणी करने के बाद दक्ष गायब हो गया और महल के एक अलग कोने में प्रकट हुआ। उसने खजाने में रुकने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। इसके बजाय वो तुरंत वहां से जाने के लिए तैयार हो गया।
लगातार टेलीपोर्टेशन की एक श्रृंखला के माध्यम से वह जल्द ही महल से बाहर निकल गया और होटल वापस जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर वो चोर कौन था जो खजाने में घुसने में कामयाब हो गया था। एक चोर जो वास्तव में अमर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उस चोर को इतनी हिम्मत कैसे मिली। वो ये भी जानना चाहता था कि वह उसी चीज के पीछे क्यों पड़ा था। उस आदमी के लिए इसका क्या उपयोग था। हालांकि उसे इस बारे में जानने की उत्सुकता थी, फिर भी उसने सवाल पूछना बंद नहीं किया। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। अब उसके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी सभी चीजें थी। वो शीघ्र ही होटल के कमरे में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। आखिरकार हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है। हम तुम्हारे लिए एक बॉडी बनाने पर काम कर सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा, ये सोचते हुए कि क्या वो इसके लिए तैयार है। जून ने बस दक्ष की तरफ देखा, सोच रही थी कि क्या कहे। उसका हमेशा से सपना था कि वह एक असली इंसान बने, एक सामान्य जीवन जीने का सपना, न कि रिंग के अंदर फंसना। लेकिन उसके दिमाग में एक आवाज थी जो उसे मना कर रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह वास्तव में ट्रेजर स्पिरिट नहीं बन सकती। फिर परीक्षणों में दक्ष की मदद कौन करने वाला था? वह ब्लडलाइन मंदिर से अपना सारा संबंध खोने जा रही थी। इसके अलावा वह तियान शेन के बारे में भी चिंतित थी। यह नहीं जानती थी कि उसकी आधी यादें झूठी थी। मैं इसे हाँ के रूप में लूंगा। इस अवसर को बर्बाद मत करो। जैसे ही मैं तुम्हें बुलाऊंगा उस शरीर के अंदर कूद जाओ जो बन जाएगा। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। दक्ष ने बिस्तर से उतरते हुए जून से कहा। वो सब कुछ लेकर आया जो उसने इकट्ठा किया था। वो कुछ और चीजें भी लाया जो उसे मिलने के समय स्टोरेज रिंग में पहले से मौजूद थी। उन चीजों में से एक बहुत बड़ी कढ़ाई थी जिस पर एक सफेद बाग बना हुआ था। ये कढ़ाई इतनी बड़ी थी कि इसमें आसानी से 5 मनुष्य बैठ सकते थे। एक गहरी सांस लेते हुए दक्ष ने कढ़ाई को गर्म करने के लिए होटल के कमरे के अंदर ही आग जला दी। जब कढ़ाई गर्म हो गई तो उसने वह जार निकाला जो उसने अभी अभी संत राजा के खजाने से निकाला था। उसने जार खोला जो खून के लाल रंग के तरल से भरा हुआ था। उसने जार को फिर से बंद करने से पहले आधा तरल कढ़ाई के अंदर डाल दिया। बर्तन को बंद करने के बाद उसने उसे अपने भंडारण रिंग में वापस रख दिया, इससे पहले कि वह बर्तन के अंदर और अधिक सामान रखता, ठीक वैसे ही जैसा कि पुस्तक में संत राजा ने उसे बताया था। दक्ष से बहुत दूर ग्लेज अभी भी शाही खजाने के अंदर था। उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा था जिसने अभी अभी उसके कानों में बात की थी। वह इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर माना जाता था और कोई उसकी नाक के नीचे से कुछ चुराने में कामयाब हो गया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। दुर्भाग्यवश 10 मिनट से अधिक समय तक खोजने के बावजूद उन्हें कोई नहीं मिला। क्या वह भाग गया? ग्लेज ने सोचा, आह भरते हुए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई चीज चोरी हो गई है, जबकि वह उसके इतने करीब था। ये ठीक है। तो क्या हुआ अगर मैं वो चीज नहीं ले पाया? मैं निश्चित रूप से इसे चुराने का श्रेय ले सकता हूँ, है ना? भागने से पहले उसने अपनी जेब से एक टोकन निकाला और उसे खजाने के द्वार पर रख दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बहुत जल्दी में था, जैसे कुछ होने वाला हो। उसके जाने के लगभग 5 मिनट बाद दवा का असर खत्म हो जाने के कारण सैनिक चलने लगे। अरे, अभी क्या हुआ? खजाना, अलार्म बजाओ। कोई खजाने के अंदर घुस गया। जैसे ही पहरेदार जागे, पूरे शाही महल के अंदर अलार्म बजने लगा, जिससे अन्य लोगों को घुसपैठियों के बारे में चेतावनी मिल गई। अलार्म की आवाज सुनकर सम्राट भी नींद से जाग गया। वह अपने कमरे से बाहर निकल आया और सोचने लगा कि आखिर किस मूर्ख ने उसके राजमहल में घुसने की हिम्मत की। क्या हो रहा है? उसने अपने कमरे से बाहर निकलते हुए पूछा। महाराज, एक घुसपैठिया शाही महल के खजाने में घुस आया है, गार्डों ने उन्हें सूचित किया। सम्राट क्रोधित होकर शाही खजाने की ओर भागा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने उससे चोरी करने की हिम्मत की। वह पहले से ही सोच रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि उसके साथ लूट हुई है तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा। वो ट्रेजरी के सामने रुक गया। क्या चोरी हो गया?
उसने पश्चिमी जनरल से पूछा, जो यहाँ भी आया हुआ था। हमें अभी भी यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि खजाने का कुछ हिस्सा पीछे छूट गया है। हमें ये जानने के लिए पूरी तरह से जांच करनी होगी कि क्या चोरी हुआ है, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यह किसने किया। पश्चिमी जनरल ने आह भरते हुए जवाब दिया। कौन? पश्चिमी सम्राट ने पूछा। पश्चिमी जनरल। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। जनरल ने एक टोकन दिखाया जो उसे खजाने के प्रवेश द्वार पर मिला था। उन्होंने कहा, ये ग्लेस का काम है। वह कमीना, उसने दूसरे सम्राट से चोरी करने की हिम्मत की। पूरे शहर को बंद कर दो और ग्लेस को ढूंढो और पता लगाओ कि क्या चुराया गया है। मुझे 1 घंटे में वह जानकारी चाहिए। पश्चिमी सम्राट ने जाते हुए आदेश दिया। पश्चिमी जनरल ने गहरी सांस ली और खजाने के अंदर कदम रखते हुए ये देखने लगा कि वहां से क्या क्या चुराया गया है। हालांकि पश्चिमी सम्राट ने उससे कहा था कि उसे 1 घंटे में जवाब चाहिए, लेकिन वह जानता था कि 1 घंटे में जवाब पाना असंभव था, क्योंकि खजाना बहुत बड़ा था। कम से कम कुछ घंटे तो लगने ही थे। इस बीच उसने अपने आदमियों को भी मदद करने का आदेश दिया। साथ ही उसने अपने दूसरे आदमी को पूरे शहर में ग्लेस की तलाश करने के लिए भेजा। ग्लेस की तलाश आधी रात को शुरू हुई और हर जगह जारी रही। गार्ड उसे ढूंढने की कोशिश करते रहे और हर जगह तलाशी लेते रहे। पूरे शहर को सील कर दिया गया था। शहर में किसी को भी यह नहीं बताया गया कि गार्ड शहर की तलाशी क्यों ले रहे हैं। सभी को बस इतना पता था कि शहर में किसी घुसपैठिए की तलाशी के लिए गार्ड शहर में आए हैं। इसके अलावा इस जगह के बारे में किसी को भी सब कुछ नहीं पता था। बाहर हो रही हर चीज से अनजान दक्ष अपने होटल के कमरे में व्यस्त था और जूम के लिए एक शरीर बनाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा पूरा कर लिया तो सबसे असंभव भाग की बारी थी। कढ़ाई को शरीर बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने देना था, लेकिन ऊर्जा को बहुत अधिक नहीं होने देना था, अन्यथा पूरी कढ़ाई फट जाएगी। दृढ़ हृदय से दक्ष ने अपना पूरा ध्यान कढ़ाई पर केंद्रित कर दिया, जिसने वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। लालच से आसपास की हर चीज को चूस रहा था। आखिरकार इसके सफल होने के लिए जरूरी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। हालांकि उसने जो वस्तुएं एकत्र की थी उनमें अपार ऊर्जा थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है? क्यों ये अचानक इतना दुर्व्यवहार क्यों करने लगी है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ गार्ड दक्ष के होटल के पास मौजूद थे। इतनी देर हो चुकी थी कि सड़कों पर बमुश्किल ही कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा था। क्या कोई साधना कर रहा है? लेकिन फिर भी कौन इतनी क्यूई को अवशोषित करेगा कि सड़क पर होने के बावजूद हमें कमी का एहसास कराएगा? एक अन्य गार्ड ने इस अजीब घटना को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। यद्यपि हमारा सम्राट साधना कर रहा होता तो भी वह इतनी अधिक ऊर्जा इतनी अचानक अवशोषित नहीं कर सकता। ये रात के अंधेरे में साधना करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं जो अनुमान लगा सकता हूँ उसके अनुसार ऐसा तभी हो सकता है जब चारों सम्राट हमारे आसपास साधना कर रहे हो, तभी हम ऐसा प्रभाव देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये कुछ और होना चाहिए। हमें सबसे पहले इस उपद्रव के मूल का पता लगाना होगा। इधर उधर फैल जाओ, मैं होटल की जांच करूंगा, तुम घरों की जांच करो, एक गार्ड ने कहा और उसके आगे होटल की ओर चलने लगा। होटल में प्रवेश करते हुए वो रिसेप्शनिस्ट से मिला और पूछने लगा, मुझे आपके होटल में किसी घुसपैठिए की तलाशी लेनी है। मुझे बताइए, क्या आपने किसी अजनबी व्यक्ति को अंदर आते देखा है जिस पर आपको संदेह है? यह एक होटल है, इसलिए मुझे यहाँ कई नए चेहरे दिखाई दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उनमें से कोई भी संदिग्ध लगा। वे सभी असली लोग लग रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने माफी मांगते हुए पूछा। ठीक है, गेट बंद कर दो ताकि कोई भाग न सके, मैं खुद देख लूंगा। रॉयल गार्ड ने रिसेप्शनिस्ट को गेट बंद करने का आदेश देते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से भागी और अंततः गेट बंद कर दिया। रॉयल गार्ड्स ने फर्श पर खोजबीन शुरू की 2 चीजों की तलाश में। सबसे पहले वे ग्लेस को खोजना चाहते थे।
और दूसरी बात, वे इस अजीबोगरीब घटना की उत्पत्ति का पता लगाना चाहते थे जो आसपास के वातावरण में क्यूई की मात्रा को कम कर रही थी। रॉयल गार्ड्स एक एक मंजिल की तलाशी लेते रहे और जल्द ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। तभी उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। यहाँ क्यूई निचली मंजिलों की तुलना में ज्यादा थी। वास्तव में ये सामान्य से कहीं ज्यादा थी। कुछ तो है जो ये सारी क्यूई यहाँ ला रहा है। तो यही होगा। इस घटना का स्रोत पास ही है। सारा वातावरण क्यूई यहाँ खींचा जा रहा है। शाही रक्षकों ने समझा कि इस गड़बड़ी का स्रोत पास ही था। जैसे जैसे उनकी खोज सीमित होती गई, वे जल्द ही दक्ष के कमरे के पास पहुंच गए। दस्तक। रॉयल गार्ड्स फैल गए और एक ही समय में इस क्षेत्र के सभी दरवाजों पर दस्तक देने लगे। ऐसा ही एक दरवाजा दक्ष के कमरे का दरवाजा था, जहां वो अभी भी व्यस्त था। दक्ष ने दस्तक सुनी, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। वो दरवाजा खोलने में परेशान नहीं था, क्योंकि वो अवशोषित होने वाली क्यूई की मात्रा को नियंत्रित करने में व्यस्त था। बाकी सभी लोग अपने दरवाजे खोलते रहे। गार्ड ने उनके कमरों की जांच की और पाया कि वे बिल्कुल ठीक हैं। जल्द ही केवल 2 कमरे ही बचे थे जो खुले नहीं थे। दक्ष इनमें से एक कमरे के अंदर था। दूसरे कमरे में भी एक व्यक्ति रहता था। इन दोनों कमरों के दरवाजे अभी तक नहीं खुले थे। बस थोड़ा सा और। दक्ष पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने के बाद सही समय पर कड़ाई को बंद करने के लिए तैयार था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। बस हो गया, उसने अचानक कड़ाही बंद करते हुए कहा। सारी क्यूई, जो कड़ाही द्वारा लालच से चूसी जा रही थी, रुक गई। हंडा तेजी से हिलने लगा, मानो वो दक्ष का विरोध कर रहा हो और अधिक क्यूई चाहता हो, लेकिन दक्ष ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपनी जगह पर रख दिया। कुछ जोरदार झटकों के बाद आखिरकार कड़ाही शांत हो गई। कड़ाही का हिलना बंद हो गया, लेकिन दरवाजे पर दस्तक तेज हो गई। दरवाजे खोलो, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, शाही गार्डों ने बाहर से चिल्लाकर कहा। शाही गार्ड दोनों दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, क्योंकि ये 2 ही दरवाजे थे जो अभी तक नहीं खुले थे। अंततः 2 कमरों में से एक कमरा खुल गया। एक आदमी कमरे से बाहर निकला। उसे अभी भी नींद आ रही थी। चलो, क्या कोई आदमी अपने कमरे में चैन से नहीं सो सकता? मैं बहुत अच्छा सपना देख रहा था, जब तक कि तुम सबने मुझे जगा नहीं दिया। कुछ गार्ड कमरे के अंदर घुसे और उस आदमी को एक तरफ धकेल दिया। उन्होंने अंदर जाकर जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। अंदर कुछ भी अजीब नहीं है, अब केवल एक ही कमरा बचेगा। सभी गार्डों ने दक्ष के कमरे की ओर देखा, जो अभी भी खुला नहीं था। दरवाजा खोलो, गार्ड ने फिर चिल्लाते हुए दक्ष से दरवाजा खोलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं लग रहा था कि यह काम कर रहा था। कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। चलो इसे तोड़ देते हैं, एक गार्ड ने सुझाव दिया। हाँ, सारी रात यहाँ खड़े होकर दरवाजा खटखटाने से तो ये बेहतर विकल्प लगता है। सभी पहरेदारों ने दरवाजा तोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा तोड़ने वाले थे, दरवाजा खुल गया। जम्हाई, तुम लोग क्या चाहते हो? मुझे सोने दो, एक आदमी ने जम्हाई लेते हुए गेट खोला। जहां तक उस आदमी की बात है तो वो कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। एक तरफ हट जाओ, हमें तलाशी लेनी है, गार्डों ने कमरे में घुसते ही कहा, कुछ अजीबोगरीब चीज की तलाश में। उनमें से कुछ ही दक्ष पर नजर रखने के लिए बाहर रुके थे। एक गार्ड ने दक्ष को पहचान लिया। उसने पूछा, 1 मिनट रुको, क्या तुम वही आदमी नहीं हो जिसने आज प्रतियोगिता में भाग लिया था? तुम इस कमरे का खर्च कैसे उठा सकते हो? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। उन्होंने शाही सुरक्षा कर्मियों के सामने बिल्कुल शांत व्यवहार किया, जैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया हो, जबकि वास्तव में शाही खजाना लूटने वाला वही व्यक्ति था। क्या ऐसा है? क्या छात्रवृत्ति कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग आमतौर पर बहुत गरीब नहीं होते? कम से कम इतने गरीब तो नहीं कि वे खेती के लिए कोई संसाधन न जुटा पाए। उनमें से किसी को इतने महंगे कमरे में देखना अजीब है। गार्ड ने अपनी चिंता व्यक्त की। हाँ, मैं वास्तव में इस कमरे का खर्च नहीं उठा सकता था। मैं राजकुमारी की बदौलत यहाँ रह पाया हूँ। चूंकि मैंने आज अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए उसने मुझे यहाँ रहने की अनुमति देकर पुरस्कृत किया।
दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, यदि उनकी मदद न होती तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अन्य गार्डों ने कमरे के अंदर हर जगह तलाशी ली, लेकिन उन्हें अंदर कुछ भी अजीब चीज नहीं मिली। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे देख सके, कुछ भी बेमेल नहीं था, और यहाँ कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हो रही थी। ये स्थान खाली है। वे गेट पर वापस आए और अन्य गार्डों को सूचित किया। अजीब बात है, ये कमरा भी नहीं। फिर कहा, हमने सभी कमरों की जांच की और यह अजीब घटना निश्चित रूप से इसी जगह की ओर इशारा कर रही थी। वाकई मनोरंजक। गार्ड वहां से चले गए और अन्य मंजिलों पर अपनी तलाशी जारी रखी। दक्ष ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर वापस चला गया। वो बिस्तर पर बैठ गया और राहत की सांस ली। ये बहुत करीब था। वो लगभग पकड़ा गया था। सौभाग्य से क्यूई अवशोषण प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। अब जो कुछ बचा था वो था कड़ाही को और समय देना। दक्ष ने कड़ाही को उसकी आंतरिक दुनिया के अंदर भेज दिया था, क्योंकि अब किसी भी चीज को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि इसमें किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे अस्थायी रूप से अपनी आंतरिक दुनिया में भेज दिया। जब पहरेदार चले गए तो वह पुनः कड़ाही को अपने कमरे में ले आया। उसने अपने सामने रखे हुए सुंदर बर्तन की ओर देखा। जुन, कुछ ही घंटों में तुम्हारा शरीर बनकर तैयार हो जाएगा। क्या तुम उत्साहित हो? मैंने इसे अपनी कल्पना के आधार पर बनाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। उसने जुन से कहा, जो उसके सामने बैठा था और हंडा को घूर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो यही चाहती थी। उसने हमेशा इसका सपना देखा था। हाँ, ठीक है, एक और व्यक्ति है जो इस खुशी का हिस्सा बनना चाहता था। उसे भूल नहीं सकता। दक्ष ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसने जानवर क्षेत्र से सांप सम्राट को बुलाया। राजा वापस आ गया है। क्या तुम सबने मुझे याद किया? सर्प सम्राट ने बाहर आते ही गर्व से पूछा। तुम कमरे में वापस आ गए हो और मैं अपने सामने एक कड़ाही देख रहा हूँ। क्या तुम सफल हुए? उसने दक्ष से पूछा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं असफल हो सकता हूँ? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इस तरह से असफल हो जाऊं। तो आखिरकार जिस जुन की तुम बात कर रहे हो उसे उसका शरीर मिल जाएगा। हम आखिरकार उस अदृश्य लड़की को देख सकेंगे। स्नैक मोनाक ने हंसते हुए कहा। हाँ, तुम उसे देख सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम उसे पसंद करोगे। वह भी उतनी ही बेवकूफी पसंद करती है जितनी कि तुम करते हो। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। वैसे भी अधिकांश प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। बस कुछ घंटों की जरूरत है और आप यहाँ इस बूढ़ी महिला से मिलेंगे। उसने जुन की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उन्हें जुन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। चलो, जब भी मैं तुम्हें बेवकूफ या बूढ़ा कहता हूँ, तुम जवाब नहीं देते। क्या तुम बीमार हो या कुछ और? दक्ष ने जुन से पूछा। मुझे अनुमान लगाने दो। क्या तुम चिंतित हो कि अगर तुम्हें असली शरीर मिल गया तो तुम स्टोरेज रिंग और ब्लडलाइन मंदिर को नियंत्रित नहीं कर पाओगे? क्या इसीलिए तुम चिंतित हो? जून ने बस अपना सिर हिलाया। फिर तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन वह शरीर विशेष है, एक वास्तविक शरीर के विपरीत, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। यह एक सूट की तरह होगा जिसे तुम पहन सकते हो और उतार सकते हो। दक्ष ने जून को समझाया। उन्होंने कहा, आप निश्चित रूप से इसमें जा सकते हैं। मानव जीवन का आनंद लें और फिर यदि आप रिंग में वापस जाना चाहते हैं तो आप शरीर को छोड़ सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। आप आगे पीछे भी जा सकते हैं। ये वास्तव में इतना बुरा नहीं है, इसलिए किसी विशेष चीज के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि मैं एक ही समय में एक इंसान और एक खजाने की आत्मा हो सकती हूँ? जुन ने आश्चर्य से पूछा। अगर ऐसा था तो इससे उसकी सारी चिंताएं हल हो गई। बिल्कुल, मुझे इस बात का 100% यकीन है। दक्ष ने सिर हिलाया। ये तो बिल्कुल सही है। जुन की आंखें चमक उठी और वो उत्साह में बोली। वो अंततः बिना किसी चिंता के मानव शरीर का अनुभव कर सकी। महाराज, हमें वो मिल गया है जो गायब था। खजाने में वस्तुओं की सूची के अनुसार केवल एक चीज गायब है। पश्चिमी सम्राट के सामने खड़े होकर
पश्चिमी जनरल ने स्पष्टीकरण देना शुरू किया। और वो चीज क्या होगी? पश्चिमी सम्राट ने पूछा। ये ड्राइड स्पिरिट नदी का पानी है, पश्चिमी जनरल ने आश्चर्य से कहा। वो चीज, यह मुझे संत सम्राट की ओर से उपहार स्वरूप दी गई थी जब मुझे पश्चिमी साम्राज्य का सम्राट बनाया गया था। नदी अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उस पानी की हर बूंद दुर्लभ है। उस चोर को बस उस चीज को चुराना था। क्रोधित होकर पश्चिमी सम्राट क्रोधित होकर खड़ा हो गया। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि उसने किसी और चीज को छुआ भी हो, जबकि वहाँ बहुत सारा खजाना था। मुझे लगता है कि वह विशेष रूप से पानी के लिए वहाँ आया था, पश्चिमी जनरल ने सुझाव दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि हमारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुझे सचमुच संदेह है कि वे उसे रॉयल पैलेस छोड़ने के बाद पा सकेंगे। उसे पहले किसी ने नहीं देखा है। उसे केवल अपराध स्थल पर ही पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा उसे पकड़ना वाकई मुश्किल है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सम्राट को अपनी उम्मीदें कम रखनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह कितना मुश्किल है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि कोई हमारे शाही महल में घुसकर हमारी नाक के नीचे से कुछ चुराने में कामयाब हो गया। वह गुस्से से बोला। पश्चिमी जनरल ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर झुकाए रखा। उस आदमी को कैसे पता चला कि हमारे पास वह पानी है? केवल कुछ ही लोगों को पता था कि हमें वह पानी मिला है। अगर हमने आपको खजाने के अंदर मौजूद वस्तुओं की सूची नहीं दी होती, तो आपको भी नहीं पता होता कि हमारे पास वह पानी है। तो उसे कैसे पता चला? ये स्पष्ट है कि वह निश्चित रूप से उस चीज के लिए आया था, पश्चिमी सम्राट ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। उसी समय ग्लेज भी अपने कमरे में बैठा हुआ अपने तकिए पर मुक्का मार रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं चाहता था वो किसी ने चुरा लिया। इस दुनिया को क्या हो रहा है? क्या अब कोई व्यक्ति शांति से चोरी भी नहीं कर सकता? उसने कहा। मैं उस व्यक्ति को देख भी नहीं सका। वह वास्तव में कौन था? मेरे बगल में कोई ऐसा है जो पश्चिमी सम्राट के खजाने को लूटने का साहस कर सकता है? वह वास्तव में कौन है? ग्लेज गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि चोर कौन है। उसे बस इतना पता था कि वह एक आदमी था। जिस तरह रॉयल गार्ड के लिए ग्लेज को ढूंढना मुश्किल था, उसी तरह ग्लेज के लिए भी इस व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था। ग्लेज ने गार्ड को देखा था, लेकिन गार्ड ने दक्ष को नहीं देखा था। इसी तरह दक्ष ने ग्लेज को देखा था, लेकिन ग्लेज ने उसे नहीं देखा था। मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना है, चाहे वह कहीं भी हो। मुझे किसी भी कीमत पर वह पानी चाहिए। अपनी मुट्ठी भींचते हुए ग्लेज ने दृढ़ निश्चय किया, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उस आदमी को ढूंढ कर ही रहूंगा। दक्ष बिस्तर पर बैठा कढ़ाई को घूर रहा था, समय बीतने का इंतजार कर रहा था। जब काफी समय बीत गया तो वह खड़ा हुआ और कढ़ाई खोली। अब प्रक्रिया पूरी होने का समय आ गया था। जैसे ही उसने कढ़ाई खोली, उसमें से धुआं निकलने लगा और चारों ओर फैल गया। जल्द ही पूरा कमरा सफेद धुएं से भर गया। धुआं साफ होने के बाद ही सभी लोग पुनः सब कुछ देख पाए। सर्प सम्राट और दक्ष ने कढ़ाई के अंदर देखा तो कढ़ाई के अंदर एक शव पड़ा हुआ था। यह एक महिला का शव था जो शायद 20 साल की होगी। उसके लंबे लाल बाल कमर तक लटक रहे थे। चूंकि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए उसके बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तुमने इसे अपनी कल्पना से बनाया है ना? कसुन ने दक्ष से पूछा, जब वो उसकी ओर घूर कर देख रही थी कि उसने क्या बनाया है। उसने निश्चित रूप से एक ऐसा शरीर बनाया जो उसके जैसी ही एक महिला जैसा दिखता था। ऐसा लग रहा था कि अगर जून बड़ी होती तो वह भी ऐसी ही दिखती। मैं नहीं चाहता था कि तुम बाद में शिकायत करो, दक्ष ने मासूमियत से जवाब दिया। अब अंदर जाओ, देखते हैं कि क्या हाल है। जून ने गहरी सांस ली। अब जब उसका शरीर उसके सामने था तो वो थोड़ी घबरा गई थी। चलो, यह इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे देखने दो कि यह काम करता है या नहीं। दक्ष ने अपना हाथ जून की पीठ पर रखते हुए उसे शरीर की ओर धकेलते हुए कहा। रुको। जून हैरान रह गई जब दक्ष ने उसे कढ़ाई के अंदर धकेल दिया। चूंकि दक्ष उसे जला सकता था, इसलिए उसके लिए ऐसा करना आसान था। जून शरीर के ऊपर गिर गई और गायब होने से पहले उसमें प्रवेश कर गई। इसमें कितना समय लगेगा?
सर्प सम्राट ने 5 मिनट तक स्थिर शरीर को देखते हुए दक्ष से पूछा, क्या वह अंदर आ गई? वो 5 मिनट पहले ही आए है, दक्ष ने चिंतित होकर सर्प सम्राट से कहा। जुन को आए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। मुझे मत बताओ कि तुमने प्रक्रिया में गड़बड़ी कर दी है, सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा। मुझे यकीन है कि मैंने ऐसा नहीं किया, दक्ष ने जवाब दिया। तो फिर वो क्यों नहीं जाग रही है? स्नैक मोनाक ने पूछा। वो 5 मिनट पहले ही आई थी, है ना? जुन, क्या तुम ठीक हो? अपनी आंखें खोलो, दक्ष ने जुन को आवाज दी, जिसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। आखिरकार दक्ष को चिंता होने लगी, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी कसुन ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है और वो शरीर के अंदर फंस गई है और जवाब देने में असमर्थ है। क्या तुम्हें सचमुच मुझे फेंकना था? एक महिला की आवाज आई, जो जुन की आवाज के समान फिर भी अलग थी। लाल बालों वाली महिला ने भी अपनी आंखें खोली। आह, तुम ठीक हो। सफलतापूर्वक शरीर में स्थानांतरित होने के लिए बधाई। अब तुम भी एक इंसान हो, दक्ष ने जून से कहा। वो खुश थी कि वो सुरक्षित थी। ये बहुत अलग लगता है। मैं वास्तव में चीजों को छू सकता हूँ और उन्हें महसूस कर सकता हूँ, जुन ने कहा, कढ़ाई को छूते हुए, इसकी कठोर बनावट को महसूस करते हुए। ये तो बस शुरुआत है, अभी भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ अनुभव करना बाकी है। मानव जीवन में तुम्हारा स्वागत है, दक्ष ने जून को याद दिलाते हुए कहा और उसे कढ़ाई से बाहर निकलने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जून ने दक्ष का हाथ पकड़ लिया और कढ़ाई से बाहर आ गई। ये लो, कपड़े पहन लो, दक्ष ने उसे एक जोड़ी कपड़े दिए। जुन ने कपड़े लिए और तैयार हो गई। वह आईने के पास गई और खुद को निहारा। यह अब मैं हूँ, एक वास्तविक व्यक्ति, उसने बुदबुदाया। हाँ, अब तुम वही हो, तुम किसी भी घेरे में नहीं फंसी हो, अब तुम आजाद हो, दक्ष ने जवाब दिया। अगर मैं अस्थायी रूप से रिंग में वापस जाना चाहूँ, तो मैं ऐसा कैसे करूँ? तुमने कहा था कि मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? जुन ने पलटते हुए पूछा। मैंने वास्तव में झूठ बोला था। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस अवसर को बर्बाद करो, इसलिए मैंने तुम्हें वही बताया जो तुम सुनना चाहती थी। वास्तव में तुम अब उस शरीर को नहीं छोड़ सकती। स्टोरेज रिंग से तुम्हारा कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। दक्ष ने बिस्तर पर वापस बैठते हुए जून को ये खबर दी। अब कसुन ब्लडलाइन मंदिर से दूर था, उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। वो रिंग के नियंत्रण से बाहर थी। वो अब उसे सच बता सकता था और वो पहले की तरह खुद को छिपाने के लिए गायब नहीं हो सकती थी। ये बिल्कुल वही पल था जिसका उसे इंतजार था। क्या? जुन ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। हाँ, ये सच है। किसी भी मामले में आप वापस क्यों जाना चाहते हैं? आप अब मानव जीवन का आनंद ले सकते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जून से कहा। तुमने क्या किया? क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? मेरे लिए रिंग के अंदर रहना जरूरी था, वरना, क्रोधित जुन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह कुछ ऐसा कहने से पहले ही रुक गई जिसका उसे पछतावा होगा। अन्यथा तुम मेरे वंश का बलिदान देकर और मुझे बर्बाद करके तियान शेन को मुक्त नहीं कर सकते, दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम यही कहना चाह रहे थे जुन? वाह, क्या आपने कैसे? ये चौंकाने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे शुन। मेरे लिए ये जानना वास्तव में बहुत आसान था। जहाँ तक मुझे कैसे पता चला, मैं तुम्हें ये रहस्य नहीं बताऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें बर्बाद कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? दोनों के बीच बातचीत में सांप सम्राट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उलझन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। तियान शेन इस वंश का पूर्व उत्तराधिकारी है, कम से कम उसे तो यही सोचने के लिए प्रेरित किया गया है। वास्तव में वह तीसरा व्यक्ति था जिसने इस वंश को वास्तविक उत्तराधिकारी से चुराया था, दक्ष ने सर्प सम्राट को बताया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो कोई चोर नहीं था, वो तो उत्तराधिकारी था जो बिना कुछ गलत किए ही ब्लडलाइन मंदिर में फंस गया था, जुन ने दक्ष से कहा। नहीं, ऐसा ही हुआ है, लेकिन आपकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई है।
किसी हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सर्वशक्तिमान ने आपको अपने वंश के लिए वारिस खोजने के लिए नहीं बनाया है। इसके बजाय तुम्हें तियान शेन ने बनाया था, जिसने तुम्हें एक सर्वशक्तिमान प्राणी द्वारा बनाए जाने की सारी झूठी यादें दी थी, जो मरने वाला था। तियान शेन द्वारा अंगूठी उठाने, ब्लड लाइन प्राप्त करने, तुम्हारे साथ रोमांच करने की तुम्हारी यादें सभी झूठी थी। दक्ष ने जून से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ये सब क्यों झूठ बोलेगा? जून ने विश्वास न करते हुए पूछा। क्योंकि जब आप झूठ पर विश्वास करते हैं तभी आप दूसरे व्यक्ति को झूठ पर बेहतर ढंग से विश्वास दिला सकते हैं, दक्ष ने जवाब दिया। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। तियान शेन ने वंश को चुराया और महसूस किया कि यह कितना शक्तिशाली था। इससे उसे अपनी साधना को बढ़ाने और शक्तिशाली बनने में मदद मिली। हालांकि चूंकि वह इस वंश का उत्तराधिकारी नहीं था और सिर्फ एक चोर था, इसलिए वह वास्तव में वंश को जागृत नहीं कर सका। तभी उस आदमी ने ब्लड लाइन ओनर के वंशज को खोजने का फैसला किया ताकि वो उनकी पूरी तरह से जागृत रक्तरेखा को चुरा सके। इसीलिए उसने रक्तरेखा के वंशजों को खोजने के लिए हर जगह अंगूठियां भेजी। तुम गलत हो, तुम वंशज नहीं हो। अंगूठी से खून की बूंद मिलने के बाद ही तुम्हें वंश मिला। उससे पहले तुम एक साधारण आदमी थे, जून ने दक्ष को याद दिलाया। यही वो जगह है जहां आप गलत है। मुझे अंगूठी से रक्तरेखा नहीं मिली, चूंकि यह शरीर पहले से ही एक मूल रक्तरेखा स्वामी के वंशज का था, इसलिए ये बिल्कुल ठीक था। ये बस एक निष्क्रिय रक्तरेखा थी। अंगूठी के अंदर खून की बूंद वास्तविक रक्तरेखा बूंद नहीं थी। ये बस एक ऐसी चीज थी जो मेरी रक्त रेखा का पता लगा सकती थी और उसे सक्रिय कर सकती थी। चूंकि तियान शेन को मेरी रक्त रेखा चाहिए थी, इसलिए वह इसे निष्क्रिय नहीं रहने दे सकता था। इसलिए उसने इसे सभी छल्लों में रखा ताकि उत्तराधिकारियों की निष्क्रिय रक्त रेखा को जगाया जा सके, अगर उन्हें कभी यह मिल जाए, दक्ष ने समझाया। ये तियान शेन एक सुपर विलेन की तरह लगता है, सिर्फ एक वंश पाने के लिए इतनी सारी साजिशें रच रहा है। वो वंश के साथ क्या करेगा? उससे कहो कि मेरे लिए काम ढूंढे, मेरे नौकर के रूप में काम करना। एक तुच्छ वंश के साथ जो कुछ भी वह हासिल कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा सम्मानजनक होगा, स्नैक मोनाक ने कहा, जिससे दक्ष उसे घूर कर देखने लगा। ये सिर्फ एक कहानी है। अगर यह सच भी हो तो भी तुम्हारे लिए इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं भी नहीं जानता, जुन ने जवाब दिया। मुझे मत बताओ कि तियान शेन की आत्मा तुम्हें इसके बारे में बताने आई थी। NOWELBJN.C ओम। ऐसा नहीं है, मुझे ये जानकारी रियल ब्लड लाइन मंदिर से मिली, दक्ष ने जवाब दिया। असली रक्तरेखा मंदिर? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वह? यह सही है। आप जिस मंदिर में रह रहे थे वो तियान शेन द्वारा बनाया गया एक नकली रक्तरेखा मंदिर था, जिसका उद्देश्य मुझे अपने रक्तरेखा को और अधिक जागृत करने में मदद करना था ताकि मैं जल्दी से तैयार हो सकूं। यह वैसा ही है जैसे लोग जानवरों को मारने से पहले उन्हें खाना खिलाते हैं, दक्ष ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, सौभाग्य से उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैं इस पर तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम किसी बात को लेकर गलत हो। शायद तुमने ये सब सपना देखा है, जुन ने पूछा। काश यह एक सपना होता, लेकिन ये सच है। तियान शेन किसी अज्ञात स्थान पर सो रहा है और मेरी पूरी वंशावली को जगाने का इंतजार कर रहा है ताकि वह जाग सके और उसे चुरा सके, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, उसने आह भरते हुए कहा। तो जुन, मैं तुम्हें नकली ब्लड लाइन मंदिर में वापस नहीं जाने दे सकता। तुम्हें इसके प्रभाव से बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका था। चूंकि अब तुम ब्लड लाइन मंदिर से जुड़ी नहीं हो, इसलिए मैं इसके बारे में बिना किसी चिंता के बात कर सकता हूँ, बिना इस बात की चिंता किए कि तियान शेन को ये पता चल जाएगा कि मैं जानता हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने जून की ओर देखा। उसके चिंतित चेहरे पर ध्यान गया, जैसे वो उलझन में थी कि किस बात पर विश्वास करे और किस पर नहीं। तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? यह एक किताब है जो संत राजा की विरासत में मिली थी। चूंकि अब तुम एक इंसान हो,
इसलिए तुम्हें ये कौशल समझ में आ जाना चाहिए, है ना? दक्ष ने चिंतित होकर पूछा। जून ने अपना सिर हिलाया और किताब लेते हुए सोचने लगी कि यह क्या है। स्मृति उत्पत्ति कौशल, उसने किताब का नाम पढ़ा। यह सही है, ये स्मृति पुनर्प्राप्ति कौशल है। ये स्मृति हेरफेर के सभी प्रभावों को समाप्त कर देता है। चूंकि आप पहले एक आत्मा थे, इसलिए यह आप पर काम नहीं करता, लेकिन अब जब आप एक इंसान हैं, तो ये पूरी तरह से ठीक काम करना चाहिए। दक्ष ने उत्तर दिया। इसे समझें और इसका प्रयोग करें, इससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद देखूंगा कि सच क्या है। जुन ने किताब खोली और कौशल को समझने के लिए उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जब जून ने किताब पढ़ी तो दक्ष आलस से बिस्तर पर लेट गया ताकि उसे समझने का समय मिल सके। यह कोई कठिन कौशल नहीं है, चूंकि आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए आप इसे कुछ ही घंटों में सीख सकते हैं। दक्ष ने जुन से कहा। शशेश, मुझे परेशान मत करो, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जून ने जवाब दिया और पढ़ना जारी रखा। ये तियान शेन कितना ताकतवर है, क्या वह वाकई कोई खतरा है? दक्ष के पास बैठे हुए स्नैक नरेश ने पूछा। वास्तव में वो एक बहुत बड़ा खतरा है। जहां तक मुझे पता है, वो इस वंश और अपने जीवन काल की मदद से इस दुनिया के शीर्ष पर बैठा है। मैं अभी भी उसका सामना करने के लिए बहुत कमजोर हूँ, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मजबूत होने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही मेरी साधना अस्थिर होने का जोखिम हो। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही उसके साथ रास्ते में नहीं आएंगे। ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं अपने रक्त वंश को पूरी तरह से जागृत न होने दूं, इससे पहले कि मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाऊं, उन्होंने आगे कहा। ये तो आसान होगा ना? सर्प सम्राट ने चिंतित होकर पूछा। आपने कहा था कि आपको अपनी रक्तरेखा सीमा की सीमा बढ़ाने के लिए रक्तरेखा मंदिर परीक्षण से गुजरना होगा। जब तक आप तैयार न हो, तब तक ये परीक्षण न दे। देखा, आसान है, स्नैक मोनाक ने सुझाव दिया। बिल्कुल भी आसान नहीं है, तुमने जो कहा वो संभव नहीं है। नकली रक्तरेखा मंदिर मेरी बात नहीं सुनता। जब भी मैं दहलीज पर पहुंचता हूं, तो यह मुझे परीक्षणों के अंदर खींच लेता है, और अगर मैं बाहर आना चाहता हूं, तो मुझे परीक्षण पूरा करना होगा। दक्ष ने सांप सम्राट को याद दिलाया। तो फिर बस परीक्षण के अंदर ही रहो और साधना करो, जब तक तुम तैयार न हो जाओ, बाहर मत आना, सर्प सम्राट ने सुझाव दिया। यह असंभव है। जब भी मुझे ट्रायल की दुनिया में खींचा जाता है, तो मेरा असली शरीर बाहर ही रहता है। अगर मैं समय पर बाहर नहीं आया, तो यह मर जाएगा। इसलिए मैं भी देरी नहीं कर सकता। मैं इसमें फंस गया हूँ, मैं असफल नहीं हो सकता, दक्ष ने जवाब दिया। मैं जो देख सकता हूँ, उससे यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। इसलिए अब केवल साधना का मार्ग ही बचता है, स्नैक मोनाक ने कहा। आपको अपने वंश के जागने से पहले ही सफलताओं को जारी रखना होगा, है ना? हाँ, दक्ष ने सहमति जताई। यह अच्छी बात है कि तुम्हारे पास समय की तलवार है, सांप सम्राट ने कहा। बस उस धोखे का इस्तेमाल करते रहो। यही कारण है कि मैं इतनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और अब जब मेरे पास समय की तलवार है, तो यह निश्चित रूप से पहले की तुलना में आसान होने जा रहा है। दक्ष ने सांप सम्राट के कथन से सहमति जताई। उस तलवार के कारण वो निश्चित रूप से पहले से बेहतर स्थिति में था। यदि समय की तलवार न होती तो वह जिस क्षेत्र में था, वहां पहुंचने में उसे कम से कम 1000 वर्ष लग जाते। पहले इसके बारे में चिंतित होने के बजाय दक्ष तियान शेन का सामना करने के लिए मजबूत बनने के बारे में उत्साहित था। वो तुवान शेन को ये दिखाना चाहता था कि वह किसी और की योजना का मोहरा नहीं बनने जा रहा है। इसके बजाय वो अपने भाग्य का खुद शासक बनने जा रहा है। स्नैक सम्राट दक्ष के पास गया और फुसफुसाया, वैसे यह जुन, वह वास्तव में तुम्हें बलिदान करना चाहती थी? वास्तव में ये कोई बलिदान नहीं था, मुझे जीवित छोड़ दिया जाने वाला था, लेकिन वे मेरे रक्त वंश और मेरी साधना को चुराने वाले थे, जिससे मैं इस प्रक्रिया में बर्बाद हो जाऊंगा, दक्ष ने समझाया। तुमने अभी भी उसके साथ अपनी दोस्ती क्यों बनाए रखी? क्या तुम नाटक कर रहे थे? अब तक मैं वास्तव में यही सोचता था कि वह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। कौन जानता था कि उसका कोई गुप्त उद्देश्य था।
और तुम ये भी जानते थे, स्नैक मोनाक ने टिप्पणी की। मैं अभिनय नहीं कर रहा था, वो बस एक गुमराह लड़की है जिसका पूरा जीवन एक झूठ था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी वही करता। अब वह खुद ही सच्चाई देखेगी और इन झूठी यादों से मुक्त हो जाएगी, दक्ष ने समझाया। सर्प सम्राट ने जून की ओर देखा, जो दूर बैठा हुआ पुस्तक को समझने की कोशिश कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर मैं होता तो उसे मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए मार डालता, स्नैक मोनाक ने टिप्पणी की। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो इसे इस तरह बनाते हैं। मैं तुम्हें एक परिदृश्य बताता हूँ और तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करोगे। क्या परिदृश्य? सांप सम्राट ने पूछा। अगर कल तुम्हें पता चले कि मेरे बचपन के किसी व्यक्ति ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तुमसे मिलने से भी पहले, और मुझे एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए तुम्हें बलिदान देना पड़ा जिसे मैं अपनी माँ मानती थी, और यह सब झूठी यादों की वजह से, तुम क्या करोगे? दक्ष ने पूछा। क्या तुम मुझे मार सकते हो? बिल्कुल नहीं, तुम मेरे दाहिने हाथ हो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कितने मूर्ख हो कि इतनी आसानी से मूर्ख बन गए। मैं तुम्हें सच बता दूंगा और फिर उस व्यक्ति को मार डालूंगा जिसने वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रची थी। तुम तो बस एक मोहरा थे, सांप सम्राट ने दृढ़ता से कहा। क्या ऐसा है? तो फिर मुझे बताओ, मेरी स्थिति किस तरह अलग है? दक्ष ने सर्प सम्राट से पूछा। चूंकि वे दोनों अपने विचारों में बात कर रहे थे, इसलिए जून ने एक भी शब्द नहीं सुना। इसके अलावा वो इस अंगूठी की खजाना आत्मा थी। नकली रक्त रेखा मंदिर पर उसका कुछ प्रभाव था। जब वो उस पर विश्वास नहीं करने वाली थी, तो उसे सच बताना बेवकूफी होगी, दक्ष ने समझाया। कम से कम अब मैं उस कौशल से उसे सच्चाई बता सकता हूँ। इसके अलावा मैं भविष्य में तियान शेन के खिलाफ उसकी मदद का उपयोग कर सकता हूँ, उन्होंने आगे कहा। भले ही उसकी अधिकांश यादें झूठी हों, फिर भी वो कुछ चीजों के बारे में किसी और से ज्यादा जानती है। ये भी सच है। मुझे लगता है कि अगर वह वैसी ही है जैसा आप दावा कर रहे हैं तो वह मददगार साबित होगी, स्नैक मोनाक ने सहमति जताई। यहाँ केवल एक ही व्यक्ति है जो शेखी बघारना पसंद करता है, और वह निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ, दक्ष ने अपनी आंखें घुमाते हुए टिप्पणी की। अब बातें करना बंद करो और खिड़कियों से देखो। क्या तुम्हें अभी भी बाहर शाही पहरेदार दिखाई दे रहे हैं? उसने आराम से बिस्तर पर लेटे हुए सांप सम्राट से पूछा। सांप सम्राट खिड़की की ओर उड़कर आया और बाहर देखने लगा। हाँ, मैं अभी भी उनमें से कुछ को बाहर देखता हूँ, उन्होंने सहमति जताई। अच्छा, ऐसा लगता है कि उन्हें इस जगह पर संदेह है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब उन्हें यहाँ तक लाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, दक्ष ने अपनी आंखें बंद करते हुए टिप्पणी की। हाँ, वे कभी नहीं जान पाएंगे कि हमने क्या किया, स्नैक मोनाक ने हंसते हुए टिप्पणी की। हाँ, मुझे संदेह है कि वे उस चोर को भी ढूंढ पाएंगे, हमें तो छोड़ ही दीजिए, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। रात भर सभी पहरेदार पूरे शहर में खोजबीन करते रहे, कुछ भी खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें कुछ मिला? पश्चिमी जनरल ने अपने गार्डों के कैप्टन से पूछा जब वे वापस लौटे। हालांकि उसने सवाल पूछा था, लेकिन असल में उसे पहले से ही उस सवाल का जवाब पता था। जवाब पहले से ही उनके निराश चेहरों पर लिखे हुए थे। ये स्पष्ट था कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया। हमें कुछ नहीं मिला, कैप्टन ने उम्मीद के मुताबिक जवाब दिया, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ अजीब जरूर था। वह क्या था? पश्चिमी जनरल ने पूछा। उन्होंने एक अजीब घटना की सूचना दी, जहां एक बड़े क्षेत्र में अधिकांश क्यूई अचानक कम हो गई थी, जैसे कि सभी सम्राट एक ही समय में साधना कर रहे थे, कप्तान ने उत्तर दिया। क्या आपने इन दावों की पुष्टि की? पश्चिमी जनरल ने पूछा। हाँ, जब मैं वहां पहुंचा तो मैं भी इसे महसूस करने में सक्षम था। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उस जगह ने निश्चित रूप से अपनी बहुत सी क्यूई पुनः प्राप्त कर ली थी, लेकिन मैं इसे महसूस करने में सक्षम था। वे लोग सच कह रहे थे। इसका कारण क्या था? क्या आप इसका पता लगा पाए? पश्चिमी जनरल ने पूछा। वो उत्सुक था कि यह कौन सी जगह थी। हमारे लोगों ने हर जगह खोज की, लेकिन हम इसका स्रोत नहीं ढूंढ पाए, कैप्टन ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे उस स्थान तक ले चलो।
मैं इसे स्वयं देखना चाहता हूँ, पश्चिमी जनरल ने कहा और अपने आदमियों से कहा कि वे उसे उस अजीब स्थान तक ले चलें। उसके आदेशानुसार उसके आदमी उसे उस होटल के पास ले गए जहां दक्ष ठहरा हुआ था। सुबह का समय था। पूरी रात दक्ष सोया नहीं था। उसने अपना समय संत राजा के कौशल को समझने की कोशिश में बिताया। इस बीच कसुन को भी वो हुनर समझ में आ गया जो दक्ष ने उसे दिया था। एक इंसान के तौर पर यह पहला हुनर था जो उसने सीखा था। दक्ष को ये बताए बिना कि उसने कौशल को समझ लिया है, जून ने इसका प्रयोग ये देखने के लिए करना शुरू कर दिया कि क्या वास्तव में उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जैसे ही उसने खुद अपने हुनर का इस्तेमाल किया, उसके होंठ थोड़े से खुल गए। दक्ष ने जो कुछ भी कहा वह सच था। तियान शेन ब्लडलाइन मंदिर में फंसी नहीं थी और उसे इस ब्लडलाइन के मालिक ने नहीं बनाया था। वास्तव में वो उस क्षण को भी याद करने में सक्षम थी जब वह वास्तव में अस्तित्व में आई थी। उसने जो चेहरा देखा था वह किसी उच्चतर प्राणी का चेहरा नहीं था। इसके बजाय ये तियान शेन का चेहरा था। उसे वे पहले शब्द भी याद थे जो उसने सुने थे। अब सब कुछ तैयार है। यदि यह अंगूठी इस वंश के वंशजों का पता लगा सके तो मैं काम पूरा कर लूंगा। अब जुन को ये बात साफ हो गई थी। उसे बेवकूफ बनाया गया था। उसकी पिछली भावनाएं झूठी थीं। वो तियान शेन के साथ कभी किसी रोमांचक यात्रा पर नहीं गई थी। इसके बजाय उसका एकमात्र वास्तविक अनुभव दक्ष के साथ था। अपनी आंखें खोलकर उसने दक्ष को देखा जो आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठा था। जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वह जानती थी वह सब झूठ था। उसकी आधी जिंदगी झूठ थी। एक नकली व्यक्ति के लिए वो दक्ष को चोट पहुंचाने वाली थी। इतना सब होने के बावजूद दक्ष ने उसे वास्तविक मानव जीवन पाने में मदद की। उसका अपराध बोध बहुत बड़ा था जो उसके दिल की गहराइयों से निकला था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो कुछ कहने का साहस नहीं जुटा सकी। सांप सम्राट ने उसकी दुर्दशा और उसकी आंखों में आंसू देखे। वो सब कुछ समझ गया। वह जानता था कि जुन पछता रही होगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। सर्प सम्राट कसुन की ओर उड़ता हुआ उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तुम सच में भाग्यशाली हो कि तुम्हें उसके जैसा इंसान मिला। तुम्हारे दिमाग में उसके लिए जो कुछ भी था, उसके बावजूद उसने कभी तुमसे नफरत नहीं की। इस अवसर को दूसरी बार मत गंवाना, उसने जुन से कहा। जुन ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। मुझे पता है। वो खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछते हुए दक्ष के करीब आ गई। वो बिस्तर पर बैठ गई दक्ष के सामने। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके हाथ पकड़ लिए। जैसे ही उसने दक्ष के हाथ पकड़े, उसने देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थीं। जैसे ही दक्ष ने अपनी आंखें खोली, एक भ्रमित जोड़ी ने जून को देखा। क्या तुमने कौशल को पूरी तरह समझ लिया? दक्ष ने पूछा। जून ने क्षमा प्रार्थना पूर्वक अपना सिर हिलाया। जुन के चेहरे पर अफसोस देखकर दक्ष मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो सब कुछ समझ गया था। वो जानता था कि उसने न केवल कौशल को समझा है, बल्कि उसने इसका इस्तेमाल भी खुद पर किया है। तुमने इसका प्रयोग किया? उसने पूछा। जून ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या मिला? दक्ष ने पूछा। तुमने जो कुछ भी कहा वह सच था, जून ने कहा। मेरी आधी यादें झूठ थीं। मुझे पहले से ही पता था। वैसे तियान शेन के बारे में तुम्हें और क्या पता चला? क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? दक्ष ने जून से पूछा। जून ने अपना सिर हिलाया। आह भरी। मैंने उसका चेहरा सिर्फ तब देखा जब मैं अस्तित्व में आए। उसके बाद उसने मुझे तुम्हारे ग्रह पर फेंकने से पहले रिंग में वापस भेज दिया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। आह, ये ठीक है। मुझे यकीन है कि जैसे ही मेरी रक्तरेखा पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगी, वो खुद मेरे पास आ जाएगा, दक्ष ने कहा। सौभाग्य से ऐसा होने तक हमारे पास बहुत समय है, स्नैक मोनाक ने कहा। आह स्नेकी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई भी लाल झंडा मत उठाओ? दक्ष ने सांप सम्राट को घूरते हुए पूछा। कौन सा लाल झंडा? मैंने कुछ भी नहीं उठाया। अगर मैं चाहूं तो भी मुझे झंडे उठाने के लिए हाथों की जरूरत होगी, स्नैक मोनाक ने जवाब दिया।
भूल जाओ, दक्ष ने कहा, कुछ भी कहने में बहुत आलस्य था। उसने अपना ध्यान जुन की ओर मोड़ते हुए कहा, जुन, तुम मेरे परिवार से मिलना चाहती हो? कुछ लोग तुम्हारे बारे में पहले से ही जानते हैं। मुझे यकीन है कि वे तुमसे मिलना पसंद करेंगे। मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी, जुन ने सिर हिलाया। दक्ष ने जून का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपनी आंतरिक दुनिया में भेज दिया। मेरी अनुपस्थिति में इस जगह पर नजर रखना। अगर कोई खतरा हो तो ये ताबीज मेरे माथे पर रख देना। मैं जाग जाऊंगा, ठीक है? सतर्क रहना। दक्ष ने सर्प सम्राट को आदेश दिया और फिर उसने भी अपनी चेतना को उसके आंतरिक संसार में भेज दिया। उसका शरीर बाहर की ओर बिस्तर पर गिर गया। दक्ष उसके आंतरिक संसार में प्रकट हुआ और उसके माता पिता से मिला। उसके बाद उसने जून का उनसे परिचय कराया। जुन के बारे में बात करते हुए उन्होंने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो हमेशा उसके साथ थी जब भी उसे किसी भी मदद की जरूरत थी। वो उसकी शिक्षिका की तरह थी जिसने उसे कई बार सिखाया और उसकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उसकी मदद की। हालांकि उन्होंने बुरी बातों के बारे में बात नहीं की। जून का सभी से परिचय कराने के बाद दक्ष ने जाने से पहले उसे थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ दिया। वह जानता था कि वह अपने शरीर को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता, भले ही उसके पास चीजों पर नजर रखने के लिए सांप सम्राट मौजूद था। वो असली दुनिया में प्रकट हुआ और पाया कि सांप सम्राट घर के बाहर कुछ देख रहा है। तुम बाहर क्या देख रहे हो? उसने सर्प सम्राट से पूछा। तुम बिल्कुल सही समय पर जागे हो। बाहर देखो। होटल के सामने बहुत सारे रॉयल गार्ड हैं। यहाँ भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। मैं यहाँ से भी उसकी शक्तिशाली आभा महसूस कर सकता हूँ, सांप सम्राट ने दक्ष को बताया। दक्ष बिस्तर से हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। उतरकर खिड़की की ओर चला गया। खिड़की से उसने बाहर देखा। वो देख सकता था कि सांप सम्राट सही था। बहुत सारे पहरेदार बाहर थे। इसके अलावा ये सब नहीं था। उसने एक शक्तिशाली साधक को भी देखा जो चारों ओर देख रहा था। आभा के माध्यम से दक्ष कुछ अनुमान लगाने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि वो पश्चिमी जनरल है। केवल उसके पास ही ऐसी आभा हो सकती है। उसकी आभा लॉर्ड ग्लेन जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन यह मेरी आभा से कमजोर भी नहीं है, दक्ष ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि वे यहाँ क्यों हैं? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। मुझे कैसे पता, लेकिन अगर मैं अनुमान लगाऊं तो वे शायद क्यों गड़बड़ी के कारण यहाँ हैं जो हमारे द्वारा किए गए कार्य के कारण उत्पन्न हुई थी। या फिर यह भी हो सकता है कि चोर यहीं छिपा हुआ है, दक्ष ने समझाया। उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ छिपे हुए हैं? स्नैक मोनाक ने आश्चर्य से कहा। चोर से मेरा मतलब दूसरे चोर से था, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था। यह सही है, वे अवश्य ही उसके पीछे लगे होंगे। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। चलिए कुछ समय के लिए उन्हें अनदेखा कर देते हैं। किसी भी स्थिति में उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वे हमें ही खोज रहे हैं। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वापस आते हुए दक्ष बिस्तर पर आराम करने लगा। राजकुमारी से मिलने में अभी समय था, तब तक उसके पास आराम करने के अलावा कोई काम नहीं था। वे हमें कभी नहीं ढूंढ सकते, स्नैक मोनाक ने कहा और वह भी दक्ष के पास बैठ गया। होटल के बाहर पश्चिमी जनरल ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, मैं भी अशांति महसूस कर रहा हूँ। इसके अभी भी यहाँ होने के लिए क्यूई की कमी बहुत ज्यादा हुई होगी। बिल्कुल, हमारे लोगों ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि यह इस होटल की एक खास मंजिल से आ रहा है। उन्होंने उस जगह की भी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, कैप्टन ने जवाब दिया। कौन सी मंजिल? मुझे वहां ले चलो, पश्चिमी जनरल ने कहा।